सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 वाली वीडियो का, वहां से देख सकते हो। तो पिछली वीडियो में हमने लिथोस्फीयर के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्फीयर। अब चैप्टर की स्टार्टिंग में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको हो ही गया था कि हाइड्रोस्फीयर क्या है। यहाँ थोड़ा डिटेल से हम समझते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% से ज़्यादा जो हमारी अर्थ है वो वाटर से कवर है, यानी सिर्फ पानी ही पानी है, और सिर्फ 29% लैंड है, यानी ज़मीन है। यानी लैंड के कंपैरिजन में वाटर ज़्यादा है। अब हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या आता है? कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर के अंदर वाटर आता है, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, किसी भी जगह पर हो। जैसा आपका रनिंग वाटर इन द ओशंस एंड रिवर्स और ओशन में बहता हुआ जो पानी है, और वो पानी जो लेक्स के अंदर है, झील के अंदर है। आइस इन द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, वो धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं और धीरे धीरे वो पिघल भी रहे होते हैं, उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। तो बर्फ भी क्या होता है? पानी होती है, बस वो जमी होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। अंडरग्राउंड वाटर हो गया, ये भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और हमारे एटमॉस्फेयर में, या कह सकते हो हवा में, जो वाटर वेपर होता है, पानी भाप की शक्ल में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। तो पानी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड के फॉर्म में हो, ओशन, रिवर, लेक्स वगैरह में हो गया, या बर्फ की शक्ल में हो जैसे ग्लेशियर्स में हो गया, या वाटर वेपर के फॉर्म में हो, भाप के फॉर्म में हो, जो कि एटमॉस्फेयर में होती है। ये तो आप जानते होंगे कि वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। जैसे एक ठंडी बॉटल आप बाहर निकाल के रखो फ्रिज से, तो थोड़ी देर के बाद देखोगे उसके बाहर पानी पानी लगा होगा। अब वो बॉटल के अंदर वाला पानी नहीं होता, ये वो पानी होता है जो कि हवा के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन उस ठंडी बॉटल की वजह से जब हवा उस बॉटल के कांटेक्ट में आती है, तो वो पानी जो हवा में था, गैस के फॉर्म में था, वो ठंडा होके लिक्विड बन जाता है। तो वो वाला पानी होता है, वही वाटर वेपर है। ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। तो ये सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है। 97% से ज़्यादा जो अर्थ का वाटर है वो आपको कहाँ मिलेगा? ओशन से मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, यानी नमकीन होता है। फॉर ह्यूमन यूज़, यानी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा नमकीन होता है। ना पी सकते हैं, ना कपड़ा धो सकते हैं, ना और कोई भी जनरल काम कर सकते हैं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर। तो 97% क्या है? ओशन में है, वो हमारे यूज़ के लिए नहीं है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। जो बचा 3% उसकी बात हो रही है। तो बचे हुए 3% में भी ज़्यादातर पानी जो है वो क्या है? इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड। एक तो 3% पानी ओशन के अलावा जगह पर है, उसमें से भी ये 3% का जो ज़्यादा हिस्सा है वो आइस शीट के फॉर्म में है, यानी जैसे पहाड़ों पर बर्फ़ की पूरी लेयर लगी होती है ना, तो वहाँ पर उस बर्फ़ के फॉर्म में है, या ग्लेशियर्स में है, बड़े बड़े बर्फ़ के जो टुकड़े हैं उसमें है, या ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड में है। तो ये सब ऐसा है जिसको हम आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। भाई नॉर्मल जगह पर अगर आप रहते हो तो अब वहाँ बाल्टी लेके ग्लेशियर पे तो जाओगे नहीं कि चलो बर्फ़ वहाँ से तोड़ के ले आते हैं और फिर वो पिघलेगी तो उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। ये तो जो ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं धीरे धीरे, तो फिर वो रिवर के अंदर आते हैं, फिर बहते हुए हमारे पास आते हैं, तो उसको हम यूज़ कर पाते हैं। एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। तो बहुत थोड़ा सा ही पानी अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी वो फ्रेश वाटर है, वो हमारे काम आ सकता है। तो हमने क्या देखा कि पूरी अर्थ में 71% से ज़्यादा पानी है। इस 71% जो पानी है, इसमें जो 97% है वो तो आपका ओशंस वगैरह में है। अब बचा जो 3%, उसमें ज़्यादातर पानी जो है वो आइस शीट या आपका ग्लेशियर हो गया या ग्राउंड वाटर हो गया, उसके फॉर्म में है। तो ये सब बचते बचाते बहुत थोड़ा सा ही पानी बच पाता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमारी अर्थ ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। हमें पानी की कमी होती है। अक्सर जगह देखते हो कि पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, लंबी लंबी लाइन लोगों को लगानी पड़ रही है, कुएं से निकाल रहे हैं। इतना पानी है लेकिन जो काम का है वो बहुत थोड़ा है। अब ओशंस की बात कर लेते हैं। जो ओशन है वो एक मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, यानी एक बड़ा हिस्सा हाइड्रोस्फीयर का क्या है? ओशन से। आप देख सकते हो 97% ज़्यादा तो ओशंस के अंदर ही है पानी। अब जो ओशंस है वो कैसे हैं? इंटरकनेक्टेड है। ये भी मैंने आपको दिखाया था कि जैसे हम इंडियन ओशन से स्टार्ट करें तो यहाँ से चलते जाएंगे, हमको यहाँ पर सदर्न ओशन मिल जाएगा, फिर इधर आपको यह अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, ऊपर चले जाओगे आर्कटिक ओशन आपको मिल जाएगा, इधर से ऐसे निकल गए तो पैसिफिक ओशन मिल जाएगा। तो सारे आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि ओशंस किसी तरह से अलग हैं, सारे ओशन के जो वाटर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो ओशन का पानी है वो हमेशा मूव कर रहा होता है। द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर वेव्स, द टाइड एंड द ओशन करेंट। तो ओशन का जो पानी है वो मूव कर रहा होता है। जो मेन बात कर लें, चीफ जो मूवमेंट है ओशन वाटर की, वो एक तो वेव के फॉर्म में है, दूसरा टाइड्स के फॉर्म में है और तीसरा ओशन करंट के फॉर्म में है। बहुत डिटेल आपकी यहाँ पर नहीं दी कि वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, ओशन करंट्स क्या होती है, इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ।
कि जो आपकी वेव्स होती है ना, जैसे मान लो समुद्र में पानी पानी है, जब हवा चलती है तो वो हवा जब पानी के ऊपर से गुजरती है तो एक तरह से उस पानी को उठाती है, तो वो लहरें बनती है, वेव्स बनती हैं। यानी ऐसे ऐसे पानी में जो होता है वो हवा की वजह से होता है कि हवा ऐसे चलती है, टक्कर मारती है तो उस पानी को ऊपर उठाती है, इस तरह से चलते चलते ये वेव बनाती है। इसकी वजह से जो पानी है वो आगे की तरफ वैसे भागता है, तो वेव जो बनती है वो आपकी विंड्स की वजह से बनती है, हवा की वजह से बनती है। टाइड्स की बात कर ले तो यहाँ ग्रेविटी वर्क करती है। जैसे कोई भी चीज़ आप लो, उसको छोड़ो तो क्या करती, नीचे गिरती है ना। बॉल आपने लिया है, छोड़ दो, नीचे गिर जाएगी। तो हर ऑब्जेक्ट नीचे क्यों जाता है? क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। इसी तरह जो भी चीज़ें होती हैं वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ोगे। तो जो मून होता है और सन है ये भी चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ओशन में जो पानी है उसको मून और सन अपनी तरफ खींचते हैं, तो पानी ऊपर की तरफ उठता है। तो ये पानी का ऊपर आना और फिर नीचे आना, इसी को कहते हैं टाइड्स। और ओशन करंट्स क्या होता है, जैसे नॉर्मल रिवर वगैरह के अंदर पानी फ्लो होता है ना, तो ओशंस के अंदर जब ये पानी बह रहा होता है तो उसको हम ओशन करंट कहते हैं। यानी नॉर्मल ऐसे पानी अगर फ्लो करके जा रहा है तो हम कहेंगे ओशन करंट है। और ऐसे हवा की वजह से लहरें बना रहा है तो वो वेव्स हो गया। और सन या मून की ग्रेविटी की वजह से, यानी वो अपनी तरफ खींचता है, उसकी वजह से पानी ऊपर उठता है, फिर वो नीचे आता है, फिर ऊपर उठता है नीचे, तो इसको हम टाइड्स कहते हैं। ठीक है। अब जो 5 मेजर ओशंस हैं, जो बड़े बड़े ओशंस हैं, उनमें आपका एक पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, सदर्न ओशन हो गया एंड आर्कटिक ओशन हो गया, इन ऑर्डर ऑफ दियर साइज। यानी जिस हिसाब से हमने बात की उसी हिसाब से इनकी साइज का ऑर्डर है। यानी सबसे बड़ा आपका पैसिफिक है, उसके बाद अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर सदर्न है, फिर आर्कटिक ओशन है। तो सबसे बड़ा आपका पैसिफिक हो गया, सबसे छोटा आपका आर्कटिक हो गया। अब पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, यानी पूरी अर्थ का 1/3 हिस्से में ये फैला हुआ है। यानी अगर अर्थ को हम 3 हिस्सा करें तो उसमें से एक हिस्से में ये पूरा पैसिफिक ओशन ही है। मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। तो मैरियाना ट्रेंच मैंने आपको दिखाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में। अर्थ का ये डीपेस्ट पार्ट है, सबसे गहरा वाला हिस्सा है, और ये कहाँ लाई करता है, पैसिफिक ओशन में। ये जो पैसिफिक ओशन है ये लगभग सर्कुलर शेप का है, यानी गोल शेप का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। तो ये ओशन किससे घिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से, एशिया से, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से। तो देख सकते हो ये आपका पैसिफिक ओशन है। इधर आपकी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरफ ये इसको घेरे हुए हैं। फिर इधर भी आपका पैसिफिक ओशन है, क्योंकि हमारी अर्थ गोल है ना, इसको तो फैला के दिखाया गया है, इसलिए पैसिफिक ओशन ऐसा नहीं कि एक इधर है एक इधर है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में कनेक्टेड है। अगर कोई इधर से चलेगा तो इसके बाद वो यहाँ निकलेगा, क्योंकि ऐसे फोल्ड कर दोगे ना, इसको मोड़ दोगे तो पीछे जुड़ा हुआ है। तो इस साइड देखोगे तो आपका ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा। तो इस साइड ये दोनों इसको घेरे हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब पैसिफिक ओशन के बारे में जो चीज़ें हमने पढ़ी उसको याद रखने के लिए हम फिगर बना लेते हैं, ताकि आपको बाद में रिवीजन करना हो तो बस एक निगाह देखो और आपको याद हो जाए। तो हमने पढ़ा जो पैसिफिक ओशन है वो लगभग सर्कुलर शेप का है, गोल शेप का है। इसी में हमको मैरियाना ट्रेंच देखने को मिलता है, जो कि अर्थ का डीपेस्ट पार्ट या कह सकते हो डीपेस्ट पॉइंट है। और ये जो पैसिफिक ओशन है ये पूरी अर्थ का 1/3 है। इसको कौन से कंट्री घेरे हुए हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो इस तरह से आपने फिगर बना ली। अब इससे याद रखने में आपको आसानी रहेगी। अब अटलांटिक ओशन की बात कर लें। ये दूसरा सबसे बड़ा ओशन है, ये एस शेप का है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाई, फ्लैंक्ड का मतलब होता है घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। तो ये रहा आपका अटलांटिक ओशन। इसके ईस्ट साइड में आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, इससे ये घिरा हुआ है। और वेस्ट साइड में यूरोप और अफ्रीका, इससे ये घिरा हुआ है। और इसका अगर शेप देखोगे तो ये ऐसे जाकर ये, और यहाँ पर ये ऐसे जाकर ये। तो ये आप देख सकते हो एस जैसा शेप बनना है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। कोस्ट लाइन क्या होती है, ये वाटर और लैंड की बाउंड्री होती है, यानी जहाँ पर ज़मीन और पानी मिल रहे होते हैं। जैसे ओशन का वाटर है वो, और ज़मीन से जहाँ मिलता है वो कोस्ट लाइन कहलाती है। तो इस ओशन की जो कोस्ट लाइन है, यानी ये जाकर ज़मीन से जहाँ मिलती है, वो कैसी है, इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब होता है दांतेदार, बहुत जिग-जैग लाइन से बना हुआ। ये आप यहाँ देख सकते हो, राइट साइड में आपको फिगर दी हुई है। ये आपका आयरलैंड का मैप दिया हुआ है। यहाँ कोस्ट लाइन देखोगे तो बड़ी जिग-जैग टाइप की लाइन बनी है, ऐसे 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 बड़ी कांटेदार, दांतेदार बनी नहीं है। तो इस तरह की जो कोस्ट लाइन होती है इसको हम इंडेंटेड कहते हैं। यानी एक तो ऐसे स्मूथ सी हो सकती है, या फिर ऐसे 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 ये कांटेदार, तो इसको हम इंडेंटेड कहते हैं। दिस इररेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। अब यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हो ये आपका पूरा ओशन है, पानी पानी है, और ये ज़मीन वाला हिस्सा है। ये जो इसकी ये बाउंड्री है
इसको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कोस्ट लाइन है। फिगर देख के आपको क्या लग रहा है, ये कोस्ट लाइन कैसी है, इंडेंटेड है, यानी बहुत स्मूथ सी ऐसे नहीं है, ऐसे जाकर ये कांटे कांटे जैसे बना हुआ है। तो इस तरह से चलते चलते क्या होता है, कहीं पर ये काफ़ी अंदर तक ऐसे चला जाता है। जैसे देखो ना, ये पानी अंदर तक ये चला गया, इस तरह से ये बन गया। तो एक कोस्ट लाइन ऐसे पूरी इंडेंटेड चली आ रही थी, अगर ये ऐसे ऐसे करके पूरी ये चली जाती तो ये पूरी एक रेगुलर कहलाती। लेकिन यहाँ पर ऐसे बीच में ये काफ़ी अंदर चला गया, तो जब ये अंदर इस तरह से चला जाता है तो हम फिर कहते हैं कि इर्रेगुलर बन गया। यानी ऐसे अगर सीधा चलते जाएँ तो यहाँ ये गैप मिल गया क्योंकि ये काफ़ी अंदर है, और उसके बाद फिर ये स्टार्ट है तो ये इर्रेगुलर कहलाएगा। तो ये जो इंडेंटेड और इर्रेगुलर कोस्ट लाइन होती है, ये क्या प्रोवाइड करती है, आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। हार्बर क्या होता है, जहाँ पर शिप्स या बोट वगैरह डॉक होती हैं, या कह सकते हो पार्क होती हैं, खड़ी होती हैं, जहाँ पर, उसको हम हार्बर कहते हैं। और पोर्ट क्या होता है, जहाँ पर शिप वगैरह पे सामान लोड होता है और अनलोड होता है। यानी कहीं पर सामान कुछ भेजना है तो उस पोर्ट से जो सामान होगा वो शिप पे लोड किया जाएगा, उस पर रखा जाएगा, तो उसको लोडिंग कहते हैं। फिर जब दूसरी जगह जहाँ पर सामान पहुँचाना होगा, वहाँ जब शिप पहुँचेगी सामान लेके, तो सामान को उठाया जाएगा, इसको कहते हैं अनलोड करना। तो ये जो काम होता है कि सामान को लोड करना और अनलोड करना, ये पोर्ट पे होता है। ठीक है, तो समझ गए हार्बर और पोर्ट क्या है। जहाँ शिप वगैरह खड़ी होती है वो आपका हार्बर होता है, जहाँ सामान लोड और अनलोड होता है वो आपका पोर्ट कहलाता है। देखो, शिप या बोट की हम बात कर लें तो ये पानी में रहती है। ऐसा तो है नहीं कि उसको उठा के कहीं गैराज वगैरह के अंदर रख दोगे, घर के अंदर लेते जाओगे, ये पानी में ही रहेगी। अगर ऐसे ही आप समुंदर में खड़ी कर दोगे तो समुंदर की अगर लहर आएगी तो उसको पलटा देगी या बहा ले जाएगी। तो ऐसी जगह शिप वगैरह को खड़ा किया जाता है जहाँ पर पानी की लहरें तेज़ ना हो, जहाँ पर शिप डैमेज ना हो सके, बह के कहीं और ना चली जा सके। तो ये जो अंदर इस तरह से जगह बन जाती है, ये शिप को खड़ी करने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। शिप लाकर हमने यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब पानी की अगर लहर उठेगी भी तो यहाँ ज़मीन पे टक्कर मारेगी, ऐसे आकर यहाँ टक्कर मारेगी, इस शिप तक इतना ना पहुँच पाएगी, बहुत हल्का सा असर पड़ेगा, क्योंकि अंदर जाके एक तरह से छुपी हुई है। तूफान आ रहा है, लहरें उठ रही हैं, तो ये जगह आपकी सेफ मानी जाएगी, यहाँ हम खड़ी कर सकते हैं। या आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, ऐसे ये पानी अंदर की तरफ ज़मीन में चला गया होता है, तो ये हिस्सा जो है वो सेफ़ होता है। यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा एक बाउंड्री टाइप का बना देते हैं और फिर शिप यहाँ के खड़ी हो जाती है, तो ये सेफ़ रहती है। यहाँ एक तरह से शिप की पार्किंग होती है। ये इस इमेज में देख सकते हो, ये शिप आपकी इस तरह से खड़ी रहती है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल समुंदर में ही जाकर वहीं किनारे खड़े कर दिया, तो ये अंदर का जो हिस्सा होता है वहाँ पर ले जाके खड़ी की जाती है। तो हमने ये देख लिया कि अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है वो कैसी है, इंडेंटेड है। ये जो इरेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, ये एक आइडियल लोकेशन, एक अच्छी लोकेशन प्रोवाइड करता है ताकि एक नेचुरल हार्बर बन सके। एक हार्बर वगैरह हम खुद से बनाते हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं, और एक नेचुरली हमारे पास होता है। यानी नेचुरली इस तरह से जैसे मैंने आपको शेप दिखाया उस तरह से होगा, तो हमको ज़्यादा कुछ करना ना पड़ेगा, शिप ले जाकर वहाँ खड़ा कर दिया हमने, और यहाँ पर आसानी से पोर्ट वगैरह बनाए जा सकते हैं। कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, यानी एक तरह से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये बिजिएस्ट ओशन है, सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, हार्बर्स देखने को मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा शिप के खड़े होने की और शिप वगैरह से सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने की अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। वरना अगर हार्बर कम होंगे तो कम शिप आ पाएगी और कम सामान इधर से उधर जा पाएगा, तो बिजनेस भी कम हो पाएगा। तो ये जो आपको यहाँ पर फिगर दी है, यहाँ देख सकते हो डबलिन हो गया, बेलफास्ट हो गया, ये बड़े पोर्ट माने जाते हैं। देखो, ये अंदर का हिस्सा ही यहाँ आके शिप खड़ी हो जाती है, और यहाँ पर भी ऐसे आके शिप वगैरह खड़ी हो जाती है। देखने से आपको बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है। इसमें भी देखो, शिप ऐसे जाके यहाँ अंदर घुस के यहाँ चली गई, अब कोई चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यहाँ पर भी तो ये जो थोड़ा सा डार्क पिंक से हाईलाइट किया है ना, ये सारा पोर्ट का, आपको ये हार्बर कह सकते हो, उसका ये पूरा दिया है कि यहाँ पर आपको हार्बर और पोर्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप फिगर बना सकते हो कि ये अटलांटिक ओशन है, इधर साइड आपके नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, यूरोप और अफ्रीका। अब इंडियन ओशन एक लौता ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है, यानी इंडिया के नाम पे है। इस ओशन का जो शेप है वो लगभग ट्रायंगुलर है, यानी ट्रायंगल शेप का है। नॉर्थ में ये एशिया से घिरा हुआ है, वेस्ट में ये अफ्रीका से, और ईस्ट में ये ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। तो इंडियन ओशन की बात कर ले तो ये इस तरह से, ये ऐसे है, तो लगभग ये ट्रायंगल जैसा शेप बना रहा है। नॉर्थ में आपके ये पूरा एशिया मिल जाएगा, वेस्ट में आपका ये अफ्रीका है, और ईस्ट में आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया है। तो याद करने के लिए इस तरह से आप ट्रायंगल बना देना, ऐसे इंडियन ओशन लिख देना, नॉर्थ में एशिया हो गया, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब सदर्न ओशन की बात कर लें, इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है इसको इनसर्कल करता है, यानी गोलाई में ये घेरे हुए है। ये इस तरह से वर्ल्ड के मैप में आप नीचे देख सकते हो, ये अंटार्कटिका है। तो ये तो हम जब फैला के देखते हैं तो इस तरह से हमको अंटार्कटिका का मैप दिखता है कि ये नीचे इस तरह से है, लेकिन अगर नीचे वाले साइड से ऐसे हम देखें
तो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ बीच में आपका साउथ पोल है। तो ऐसे गोलाई में ये जो डार्क ब्लू से आप देख रहे हो ना, यही आपका सदर्न ओशन है। तो अंटार्कटिका को ये गोल में पूरा घेरे हुए है एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड वगैरह तो आपने पढ़ा होगा। लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइन, कितना डिग्री, 60 डिग्री साउथ। तो इस तरह से हमारी अर्थ है। आपने पढ़ा होगा ये बीच वाली लाइन कौन सी है, ये इक्वेटर की है जो कि 0 डिग्री होती है। फिर इसी तरीके से जो ऊपर की लाइन होती है वो नॉर्थ वाली होती है, नीचे वाली जो होती है वो साउथ की होती है। तो ये आपका 0 डिग्री है और बिल्कुल जाकर यहाँ ये पॉइंट आपका 90 डिग्री का होता है। 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री ये वाली होगी। थोड़ा सा ये कर्व बनाना है इसको, ऐसे कुछ। तो ये 60 डिग्री साउथ हो गया। तो इस ओशन का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो कहाँ तक फैला हुआ है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। तो ये आप यहाँ मैप देख सकते हो, ये हमारा पूरा अंटार्कटिका है। ये जो डार्क ब्लू से देख रहे हो यही आपका सदर्न ओशन है। ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो पूरी, ये किसकी लाइन है, 60 डिग्री साउथ की। तो यहाँ तक ये नीचे से लेकर ऊपर तक ये फैला हुआ है। अब सबसे छोटा जो ओशन है वो आर्कटिक ओशन है। ये कहाँ लोकेटेड है, विद इन द आर्कटिक सर्किल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। तो सेकंड वाले चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ये जो ऊपर वाली ये लाइन है ये आपकी आर्कटिक सर्किल कहलाता है, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये वाली लाइन आपकी आर्कटिक सर्किल वाली होती है। तो आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्किल के अंदर ही लाई करता है, यानी इस सर्किल के अंदर ये पूरा जो हिस्सा है इसी में आपको ये ओशन देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो ये 60 डिग्री नॉर्थ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ करीब होगा। तो इसी के ऊपर ये जो हिस्सा है पूरा ये आपका आर्कटिक ओशन का है। यहाँ आप देख लोगे ये जो पानी है पूरा ये आर्कटिक ओशन का है। तो आर्कटिक ओशन कहाँ लोकेटेड है, आर्कटिक सर्किल के अंदर। और नॉर्थ पोल को ये सराउंड किए हुए यानी घेरे हुए है, यानी नॉर्थ पोल के चारों तरफ आपको आर्कटिक ओशन का वाटर देखने को मिलेगा। इट इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो आपका आर्कटिक ओशन है वो पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। ये हम देख ही चुके हैं कि सारे ओशन आपस में कनेक्टेड है। तो ये दोनों कनेक्टेड है। एक नैरो और शैलो वाटर का स्ट्रेट है। नैरो यानी पतला सा, शैलो मतलब जिसकी गहराई कम है, और स्ट्रेट के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि ये क्या होता है, पतला सा पानी का रास्ता होता है जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो जो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाला पानी का पतला सा, शैलो सा यानी कम गहराई वाला पानी का जो हिस्सा है उसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। इट इज बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो ये किससे घिरा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, इसको मिलाकर हम बात करते हैं तो यूरेशिया कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, इसका जो नॉर्थ वाला कोस्ट है, बाउंड्री कह सकते हो, उससे ये घेरा हुआ है। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ से बात कर लें, और फिर ये आपका यूरोप है और एशिया है, इससे ये घिरा हुआ है। तो हमने जो सदर्न ओशन के बारे में पढ़ा, इस तरह से आप फिगर बनाकर इसे याद रख सकते हो। और जो आपका आर्कटिक और पैसिफिक ओशन है वो एक पतले से और शैलो यानी कम गहरे वाले वाटर से कनेक्ट है, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ आकर हाइड्रोस्फीयर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी वीडियो देखनी है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो।